वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। न्यूयॉर्क में इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और बाहर एक बार फिर सीरियस कहना चाहिए शदीद बर्फबारी शुरू हो गई है कि अभी 2 दिन तक जो पड़ती रही उससे गलियां और सड़कें भरी पड़ी हैं, गाड़ियां दबी हुई हैं कि गाड़ी निकाल भी लें तो फिर वापस कहाँ पार्क करेंगे। बहरहाल मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, मगर स्टेट ऑफ यूनियन का खिताब बहुत इम्पोर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल किया है, तारीख का सबसे तवील तरीन खिताब, 1 घंटा 48 मिनट, और रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने अपना कि 2020 में भी उन्होंने 1 घंटा और शायद 28 मिनट का किया था, 30 मिनट का। और उससे पहले बिल क्लिंटन ने 2000 में किया था अपना आखिरी खिताब, जो तकरीबन 88 मिनट का था। तो देखते हैं, उस पर यकीनन तबसरा करेंगे। और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान बल्कि कहना चाहिए, इटली में तकरीबन 50 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई है सुबह सुबह हमारे न्यूयॉर्क के, जो खबर के हिसाब से कह रहा हूँ। फिर जो फूड फेस्टिवल है जिसे हम रमज़ान कहते हैं, ज़ोर और शोर, जोश और कीरत और नहायत एहतराम के साथ जारी है कि वो महीना जो रूह की ताजगी, उसकी तथहीर के लिए कायम किया गया था, उसे हमने ज़ौक़ शिकम और नुमाइश का ज़रिया बना दिया। अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक बड़ी-बड़ी फूड पार्टियाँ हो रही हैं और अब तो फूड फंडरेजिंग भी शुरू हो गए हैं। उस पर मैं शाम में शायद ब्लॉग करूँगा, अभी नहीं, बेहतर होगा कि मैं गुफ्तगू करूँ। मेरा मौजू है आईना वज़ीर, जिस पर मैं 3 दिन चुप रहा। मेरे कुछ दोस्तों ने बहुत रात मुझे उकसाया। तो मैं जो बोलना चाहता हूँ लोग नाराज़ होते हैं, मगर जब इतना ज़्यादा फिंगरिंग की गई है तो आई हैव टू। तो पहले गुफ्तगू कर लेते हैं जो 2-4 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और ज़रूरी भी है। एक तो ये सब रिलेट करता है एक-दूसरे से। मेरे एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर फ्रेंड है इस्लामाबाद में, बहुत नामवर है, नाम नहीं लूँगा। वो बुकला जो यूनियंस है उसमें भी एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने मुझे कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी का या इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, मैंने गौर नहीं किया उस पर, उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी का है, कि जो नोटिफ़िकेशन जारी किया है कि अगर ये फूड फेस्टिवल जो जारी है, जिसे मैं और आप वो रमज़ान शर्म शर्मा के कहते हैं, कि उसमें कोई लड़का और लड़की अगर साथ नज़र आए, तो उनका फौरी तौर पे निकाह करवाया जाएगा। कैन यू बिलीव इट? और फिर आईना वज़ीर पर जो रोना-धोना डाला हुआ है हमारे जैसे प्रोग्रेसिव, लिबरल, सेकुलर ने, शर्म करें। पहले अपने गिरेबानों में झाँकें, इंक्लूडिंग माय सेल्फ। देखिए, अक्सर कहते हैं ना कि हम बाय बर्थ मुसलमान नहीं हैं, मगर हम बड़े कट्टर मुसलमान हैं। इसी तरह एक क्रिश्चियन भी कट्टर क्रिश्चियन होता है, और यहूदी भी और हिंदू भी, जिस मज़हब को मिले, उसका यकीन बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा मेरा और आपका होता है। लेकिन ये सब तरबियत होती है, आदतें होती हैं, रहन होता है, रहन-सहन जिसे कहते हैं ना, कि आपकी घुट्टी में होती हैं ये सारी चीज़ें। तो मेरी और आपकी जो तरबियत है ना, हम बड़े मॉडर्न, बड़े लिबरल हैं, मगर औरत के मामले में बहुत घटियापन की हद तक अभी भी शॉविनिस्ट है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, छोड़े दूसरों को। मुझे अकेले में जब मैं अपने आप से बात करता हूँ, बहुत शर्मिंदगी होती है बात मामलात पर। मगर मुझे इसी समाज में, डज़न्ट मैटर मैं अमेरिका में रहता हूँ, मगर इसी समाज में ज़िंदा रहना है। मिन हौसुल कौम अगर जब तक नहीं बदलेंगे ना, 1, 2, 4, 6 के बदलने से फौरी तौर पे आएगी तब्दीली यकीनन। मगर ये बिल्कुल ऐसा ही है कि शेख रशीद वज़ीर वो रेलवे है और उसकी गंदी ट्रेन में आप बैठे हुए आखिरत के सफ़र पे जा रहे हैं, छुक-छुक करते हुए, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, 2-4 मारे गए। ये जो आईना वज़ीर है ना, एक तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो हुआ वो काबिल मज़म्मत है, मगर हर
मामले से कोई एक बेहतरी, एक अच्छी तामीर बाहर निकलती है, कुछ चीज़ें खुलती हैं। पंजाबी में मुक्कू कहते हैं ना कि मुक्कू ठोक दिया। आइना वज़ीर के वाक़ये ने, सानिया ने इस रियासत के बयानिए में और इस तहरीक-ए-इंसाफ के बयानिए में, दोनों में मक्कू ठोक दिया। मैं वो बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो रियासत पे आ जाइए। आइना वज़ीर पता है ना, वो 8 साल की बच्ची जिसे देख के आदमी दंग रह जाए कि किस कमाल हुनर से वो फास्ट बॉलिंग करा रही है, क्या कॉन्फिडेंस है उसका, और क्या बोल्डनेस है, और क्या क्यूटनेस और इनोसेंस है, सब कुछ है। मगर जालिमों ने उसे निशाने इबरत बनाने की कोशिश की कि उसके वीडियो बनाने वाले को उठा के ले गए उस रियासत में जो कहती है कि हम दहशत गर्दी की हमने कमर तोड़ दी है और इनकी औकात क्या है, हम इनको निशाने इबरत बना चुके हैं और जो रह गए हैं उन्हें भी बना देंगे। यही बयानिया है ना। मानते हैं इस बात को? नहीं मानते। इनकी आंखों के सामने उस वजीरिस्तान में, और आसपास से ही ताल्लुक है ना इस सुहेल आफरीदी का, जो इमरान खान को रिहा कराने निकला हुआ है, जो आइन की बात करता है, कानून की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, कैदियों के ज़रूरियात, उनकी सहूलियात और उनके हुकूक की बात करता है। उसके इलाके से तालिबान उठा के उस वीडियो बनाने वाले उस्ताद को ले गए जिसने एक्साइटमेंट में उस बच्ची को दिखाया कि ये क्या खूबसूरत बच्ची है और क्या इसके इरादे हैं, क्या बोल्डनेस है उसकी, और उसे मारा पीटा, उससे माफी मंगवाई, फिर उस बच्ची से भी माफी मंगवाई। अच्छा, ये कोई पहला वाक्य तो नहीं है। आपने अभी तक सुना कि वो जो अफगानिस्तान में जाके बमबारी कर रहे हैं, नुमाइशी और गुरबा को जाकर मार रहे हैं, और सिर्फ अपनी कंजप्शन दिखाने के लिए, अपनी ज़रूरत, अपनी अहमियत जताने के लिए, कि जब तक प्रॉपर ह्यूमन इंटेलिजेंस ना हो, तो साबित हो गया है इराक जंग के दौरान भी और अफगानिस्तान अमरीका जंग के दौरान भी कि इस तरह की बमबारी से कोई फ़ायदा नहीं होता। जो अमेरिका ने भी बाद में की, स्पेसिफिक बिल्कुल वो ड्रोन के ज़रिए की और इंटेलिजेंस बेस्ड की। ये एक अलग बहस है कि किसने दी, इन्होंने दी या एक्स वाई जी, छोड़ दें उसको। इन्होंने कोई एक अभी तक मूव किया? किन लोगों ने उठाया उस लड़के को जिसने वीडियो बनाई थी, या उस बच्ची के घर कोई गया और किसी को गिरफ्तार किया, किसी को अदालत में लेकर आए? ये वो लोग हैं जो कनाडा से आए हुए एक नौजवान कैनेडियन शहरी पाकिस्तानी निजात, उसको उठा के ले गए, जो पीएचडी है लाहौर से। पहले उसकी एफआईआर दर्ज करवाएगी कि वो अगवा हो गया है, फिर पता चला उसे पीका कानून के तहत उठा लिया गया है कि वो रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाता है। इन्हें वो कैनेडियन तो नजर आ गया, उठा लिया पीएचडी को, कि वो पाकिस्तान के आईनी मामलात पर डेमोक्रेटिकली, जो डेमोक्रेटिक इशूज हैं, ह्यूमन राइट्स बेस्ड इशू है, उन पर बोल रहा था, उन पर लोगों के इंटरव्यू कर रहा था, थीसिस लिख रहा था। मगर रियासत ने वजीरिस्तान में उस बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया, अभी तक कुछ सुना आपने कि कोई गिरफ्तार हुआ हो? और फिर वो जो ह्यूमन राइट्स की सबसे बड़ी चैंपियन है, जिसकी हुकूमत है और जिसने पूरे मुल्क में एक तहलका मचा के रखा हुआ है, क्योस पैदा किया हुआ है, और कैदी के वो सहूलियात और वो आसानियां और वो राइट्स मांगे जा रहे हैं जो कहीं दर्ज नहीं है। अच्छा, यही आइन है, खान साहब के दौर में भी यही सब कुछ हो रहा था, कपोजिशन यही नारे मारती थी जो ये आज मार रहे हैं, और उन सबको इस आइन की औकात का पता है। सुहेल आफरीदी ने कोई मजम्मती बयान जारी किया? किसी वजीर ने केपीके का अभी तक कोई मजम्मती बयान जारी किया? कोई उस बच्ची के घर गया? कोई उस उस्ताद के घर गया? कोई नहीं गया, क्योंकि ये तालिबान के साथी है। ये जब इनकी 3.5 साल की वहाँ हुकूमत थी, तो पूरे पाकिस्तान में, तो ये रहीम अथॉरिटी बना रहे थे, ये कादर यूनिवर्सिटी में
मजहब पढ़ा रहे थे, और केपीके में कुराकलम चेंज कर दिया, सेकुलर जितनी हिस्ट्री थी सब निकाल दी, बाचा खान निकाल दिया, सब निकाल दिया ना। गोमल यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों जो हुआ और सारा कुछ, और अभी ताज़ा तरीन पेशावर यूनिवर्सिटी में कि अगर कोई उस्ताद किसी खातून स्टूडेंट को बुलाएगा तो वो उसके कमरे में जाके नहीं मिल सकती। ये इस डेमोक्रेट हुकूमत ने जो वोट लेकर आई है, जो ह्यूमन राइट की बात करती है, जो वुमेन राइट्स की बात करती है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, जो अदलिया की बहाली की बात करती है, उस हुकूमत ने किया है। ये तालिबान के साथी हैं, याद रखिएगा। इसका दूसरा सबूत यह है कि कितनी बड़ी काबीना है, मुझे तो इनका नंबर भी नहीं पता। इसमें कोई एक वजीर है औरत, 50% आबादी है ना इस मुल्क की, तो केपीके में भी 50% ही होगी, या एक आध परसेंट ऊपर नीचे होगा। कोई एक वजीर है? नहीं, कोई एक वजीर नहीं। और इनमें से कितने हैं जो तालिबान के खिलाफ बयान दे सकते हैं, जो हमारे बच्चों को मार रहे हैं, जो हमारे बहन भाइयों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, और नारे हैं कि जी पश्तून बड़ा गैरतमंद है। बेचारे पश्तून को मरवा दिया गैरतमंद कह के गए। हालांकि सच ये है कि इस पूरे मुल्क में गरीब बस्तियां गैरतमंद कहलाती हैं, कि उन्हें गैरत दिखाकर, गैरत सुनाकर, गैरत खिलाकर, गैरत बढ़ाकर कंट्रोल में रखना है कि तुम अपनी गैरत में मस्त रहो, और अपनी औरतों पे ही जुल्म कर सकते हो। तुम सड़क पर आके रियासत के जब्र के खिलाफ तो बोल नहीं सकते। तो पश्तून जिन जिस इलाके में ये वाक़या हुआ है कि वहाँ की ख़वातीन टोटल 11% पड़ी हुई है, वो भी जिसमें अंगूठा छाप शामिल है। कहीं 20% है उस पूरे इलाके में, कहीं 23% है। अक्सरियत 75 से 76% ख़वातीन जो है मुकम्मल जाहिल है। और ये तो बहुत तवील अरसे से सबको पता है ना कि उस इलाके की ख़वातीन को वोट देने का हक नहीं दिया जाता। कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पर पामाल किया जाता है। सारी जमातें, उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पीटीआई, जमात इस्लामी तो इनकी नेचुरल अलाई है पीटीआई की, आपको मालूम है। में जो असल बात कहना चाहता हूँ, कभी नोट किया कि इस पूरे खित्ते में हमारे गरीब बस्तियों में ही नकाब, हिजाब, पर्दा, इस्लाम, मजहब, फिरका, ये इन्हीं बस्तियों में क्यों होता है? ये गैरतमंद, ये तेजाब फेंकने वाले, ये सब गरीबों में क्यों पैदा होते हैं? ये जुनून इन्हीं इलाकों में क्यों है? कभी नोट किया आपने? यहाँ की खवातीन भी इस्लाम के नारे जो मारती हैं, जो हुकूक की बात भी करती हैं खवातीन के, मगर पर्दे के हक में बोलती हैं, ये सब गरीब बस्तियों के। ये सिखाया ये गया है। इन्हीं इलाकों में तो वो मौलवी कामयाब है ना, जो बच्चों को पीट भी रहा है, उसकी इज्जत भी लूट रहा है। और हम जैसे लोग जो है, जो समाज से जुड़े हुए हैं, समाज से कट के तो आप नहीं रह सकते ना। उनके जहनों में बचपन से डाला जाता है कि औरत तुम्हारी इज्जत है, और इज्जत क्या की हमारी, कि मेरी इज्जत की जिम्मेदार और मुहाफिज जो है मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरी बीवी, और मेरे खानदान की खवातीनें मेरी इज्जत उनके कंधे पर रखी है, और वो मुहाफिज है, और मैं आज़ाद हूँ बाहर दूसरों की बहन बेटी की इज्जत पामाल करने के लिए। उस वक्त मुझे शर्म नहीं आती। जब मैं खुद किसी के पीछे जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरी बहन को, मेरी बेटी को, मेरी बीवी को, मेरी माँ को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए, और ये नहीं हो सकती। और ये हमारा माइंड सेट है, हम इसे सोच भी नहीं पाते, हम इसे तस्वुर में भी नहीं ला सकते, क्योंकि हमें इसी मुनाफकत के साथ बड़ा किया गया है, इसी गंदगी के साथ हमारी ग्रोथ हुई है। ऐसे में आप कुछ भी बोल लें, कुछ भी कह लें, उससे कोई फर्क पड़ेगा? अब मैं आता हूँ थोड़ा सा मुख्तसरन डोनाल्ड ट्रंप के खिताब की तरफ। देखिए जी, उन्होंने 3 इश्यूज पर बहुत डिटेल से बात की है, इकॉनमी पे, फॉरेन पॉलिसी पर, और इमिग्रेशन पे। और उनके तमाम दावों को, जो फाइन फैक्ट और इस तरह के सर्वेज हैं, उसमें निगेट किया गया है। कि बहुत से उन्होंने मुबालगा राई से बहुत सी जगहों पे काम लिया है, तो उन्होंने कहा कि महंगाई इंतहाई कम सतह पे पहुंच गई है।
اس کو نگیٹ کیا جا رہا ہے. وہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہوئی ہے. امیگریشن کے حوالے سے ان کے خلاف رد عمل ہے بڑے پیمانے پر. وہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم آئے کوئی ایک نان امیگرینٹ غیر قانونی طریقے سے انٹر نہیں ہو سکا. کچھ بھی پاسبل ایسا ہوا ہو. انہوں نے عدلیہ عدالت کے ٹیرف کے حوالے سے فیصلے پہ شدید ترین تنقید کی ہے. فارن پالیسی کے حوالے سے ایران پر جو چڑھائی کی کہانی ہے اس کو بیان کیا ہے. ان کے جو ریپبلکن نے ایک بڑی اکثریت نے تالیاں پیٹی ہیں, ڈیموکریٹ نے شور مچایا, بائیکاٹ کر کے میوٹ کے چلے گئے, اور طویل ترین یہ خطاب تھا. یہ تو آنے والے دنوں میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ایران سے معاملات کس طرح مکتے ہیں, یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. ابھی تو ہم اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے. مگر ایک بات طے ہے کہ جنگ ہوئی تو نقصان ہوگا بڑا, اور جنگ نہیں ہوئی تو ہوگا کہ ایران کے حوصلے بڑھیں گے. یہ میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اس روشنی میں ساری چیزوں کو دیکھیں, اور کچھ چیزیں میں اور دیکھ لیتا ہوں جو اگر مجھ سے مس ہو گئی ہوں. میرا چشمہ بھی ٹوٹ گیا ہے رات, تو میں آپ کو اس میں سے یہ ہاں میں بات کر رہا تھا کہ آخری خبر اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ محسن نقوی اٹلی گئے تھے. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے وزیر داخلہ, ہمارے پرائم منسٹر, نائب وزیر اعظم, فارن منسٹر, یہ باہر ہی رہتے ہیں. آپ محسن نقوی کو بھی دیکھ لیں, کبھی آپ کو دبئی میں نظر آئیں گے, کبھی سری لنکا میں کرکٹ کے نام پر, کبھی وزیر داخلہ بن کے لندن میں ہوں گے, کبھی امریکہ میں ہوں گے. اور پرائم منسٹر تو خال خالی کل پھر پاکستان پہنچا ہے طویل عرصے کے بعد. وہ آسٹریلیا, انگلینڈ, امریکہ سے ہوتا ہوا پھر قطر چلا گیا, قطر سے کل واپس آیا, اور آج ہو سکتا ہے پھر کہیں چلا گیا ہو. تو محسن نقوی صاحب اٹلی آئے, اور وہاں کے وزیر داخلہ سے ملاقات کے بعد بیان سامنے آیا ہے کہ جی 10,000 اسکل ویزے دیے جائیں گے, اور جو ڈپلومیٹ پاسپورٹ ہے وہ ویزا فری ہو جائے گا اٹلی میں. آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے دن منایا تھا کہ بتایا تھا آپ کو کہ پوری پاکستانی اشرافیہ کو جو ایلیٹ ہے سب کو ڈپلومیٹ پاسپورٹ دے دیے گئے. کسی کو کاروبار کے نام پر دے دیے گئے, کسی کو ریاست کا حصہ ہونے کے نام پر دے دیے گئے, کسی کو ڈپلومیٹ ہونے کے نام پر دے دیے گئے. ایون یہ کہ بڑے جرنلسٹ, جو بڑے جرنلسٹ کہلاتے ہیں, اچھا بڑا جرنلسٹ کون ہے؟ جو حکمرانوں کے قریب ہے, جو پولیٹیکل ایلیٹ کے قریب ہے, وہ بڑا جرنلسٹ ہے. وہاں اس کا کردار کیا ہے اسے چھوڑ دیجیے. وہ اب اٹلی بغیر ویزے کے جائیں گے. 10,500 ویزا. میں نے کل آپ سے کہا تھا نا کہ اگر بس چلے, اگر یورپ امریکہ کا ویزا اوپن ہو جائے تو پاکستان میں صرف خبریں لے جائیں گی. ایک طرف تو عوام خود بھاگ رہے ہیں, دوسری طرف ریاست جو ہے پوری کوشش کر رہی ہے کہ جتنے لوگ یہاں سے نکل سکتے ہیں نکلے. یہ باہر جائیں گے تو مال آئے گا. کہ 34-35 سے لے کے $40 بلین تک, تقریباً $42 بلین اب جو ہے نا منی ٹرانزٹ کے تھرو جا رہے ہیں. ریمیٹنس جو ہے اب 10,500 یہ. اب آپ ذہن میں لائیں, حکومت کے تھرو 10,500 اسکلڈ ورکر. یہ تو ابھی تک نہیں بتایا گیا وہ اسکلڈ ورکر آئی ٹی کے ہوں گے, ویلڈر ہوں گے, پلمبر ہوں گے, اور سول انجینئر ہوں گے, آرکیٹیکٹ ہوں گے, نوبڈی, ڈاکٹرز ہوں گے, کوئی نہیں جانتا. آپ کے خیال میں کرپٹ ترین ریاست اور حکومت کی موجودگی میں کسی کو مفت میرٹ کے اوپر یہ ویزا ملے گا؟ ایک لمحے کو خود اپنی ایمانداری سے سوچ لیں. اور یورپ, اٹلی جیسا ملک جہاں سے انگلینڈ جانا بڑا آسان ہے, اگر آپ کی امیگریشن ہو جاتی ہے, آپ وہاں پر آفیشیل ویزے پر ہیں اور موجود ہیں اور وہاں رہتے ہیں, تو یورپ میں تو موو کرنا بہت آسان ہے نا. آپ کے خیال میں ایک ویزا کتنے کا بکے گا؟ مرے سے مرا تو 50 لاکھ کا بکے گا نا. اب 10,500 کو یورپ بھیجیں, جب میں نے حساب لگایا یہ 50 ارب روپے بنتے ہیں تقریباً. 8 سے 10 لوگوں کی, 20 سے 25 لوگوں کی دہاڑی لگے گی زیادہ سے زیادہ, اس سے زیادہ کی نہیں. اور کچھ جو قبیلے کے لوگ ہوں گے ان کے خاندان کے کچھ بچوں کو, 100-200 لوگوں کو
آپس میں ملا کر ان کے ویزے لگوا دیے جائیں گے، ان سے بھی کچھ پیسے پکڑے جائیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو 50 ارب روپے کی دہاڑی لگائی ہے ماشاء اللہ سے، اور اس پر دوڑ یہ ہے کہ جس ملک میں جتنے لوگ کھپ سکتے ہو، یہ ہماری فارن پالیسی ہے، یہ ہماری انٹیریئر پالیسی ہے، یہ ہماری ڈیفenس پالیسی ہے، اور اس کی روشنی میں سوچتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہاں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا گورننس ہے اور اکانومی کی آگے بڑھنے کی کیا امید ہے۔ وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جی انگلینڈ سے میچ ہار گئے، تو ایک دوسرے صاحب کہنے لگے کہ آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل نے، ڈیفنس کمانڈر نے اپیل کیا ہے کہ قوم دعا مانگے کہ اب نیوزی لینڈ میچ ہار جائے تو ہمارا دوبارہ چاند بن جائے گا۔ بچپن سے دعاؤں پہ لگایا ہوا ہے۔ ہماری عورتوں سے تو کام ہی یہ لیا جاتا ہے گھر میں بند کر کے برتن دھو، جھاڑو دھو، پوچھا مارو، کھانا پکاؤ، جوتے کھاؤ، اور دعائیں مانگو، آیت کریمہ کے ورد کرو۔ اس کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا۔ تو جناب پھر لگ جائیے آپ دعائیں مانگنے پہ کہ اللہ کرے نیوزی لینڈ ہار جائے۔ تو یہ نکمے جنہوں نے میرٹ توڑا ہوا ہے، جو سفارشوں پہ آئے ہیں، فرقے کی بنیاد پر آئے ہیں، جن کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، وہ ٹیم کا حصہ ہے۔ کوئی کسی کا داماد ہے اس لیے ہے، کوئی کسی کا سالہ ہے تو اس لیے ہے۔ تو جناب یہ تھی آج کی روداد، اور آئینہ وزیر کے لیے آخر میں چلتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ مرمت کرنے سے پہلے اپنے گربانوں میں جھانکیے گا اور سوچئے گا کہ کراچی جیسے شہر میں بھی کیا کسی عام گلی میں، سڑک میں ہماری لڑکیاں، ہمارے گھر وقت کی خواتین کرکٹ کھیل سکتی ہیں، یا بغیر نقاب کے جو موجود حالات ہیں اس میں باہر نکل سکتی ہیں؟ کہ اب تو کراچی بھی طالبان کے گھیرے میں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بدلہ طالبان جو ہے کراچی میں لینے جا رہے ہیں۔ جہاں ایم کیو ایم آپس میں لڑی ہوئی ہے، جہاں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی لڑی ہوئی ہے، جہاں ایم کیو ایم جماعت اسلامی لڑی ہوئی ہے، اور کون کون ان طالبان سے جڑا ہوا ہے، یہ آنے والے دنوں میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی پارٹیاں آپ کے ہمارے درمیان لوگ موجود ہیں جو ہماری خواتین کو اندر گھر میں بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ آج کے دور میں گلوبل ولیج میں جب خواتین چاند پہ جا رہی ہیں، اسپیس میں گھوم رہی ہیں، اور بمبار 52 اڑا رہی ہیں، اور ایک کلک پر ایمن زیواری کو مروا دیتی ہیں، مار دیتی ہیں کمپیوٹر کی ایک کلک سے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔